अस्सलाम वालेकुम। मैं सनोबर अली कुरैशी, नेशनल प्रेसिडेंट कुरैश कॉन्फ्रेंस। आज हमारे हेड ऑफिस में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ, चूँकि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिन है और 135वां जन्मदिन है। तो ये ज़रूरत महसूस हुई कि हम लोग जुड़ें और जुड़ के उनकी आत्मा के लिए, आत्मा की शांति के लिए दुआ करें और उनको जो है याद करें। और चूँकि उनका योगदान जो है पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए इमेमोरेबल है और एटर्नल है। तो उस हवाले से भी हम लोगों का जुड़ना जो है हुआ। आज का हमने टॉपिक रखा है कि अंडरस्टैंडिंग एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इन इंडिया। तो पहले हम देने, जैसे कि आज का सेमिनार का टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग। संविधान जो है, चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको फ्रेम किया, ऐसे संविधान की जो लड़ाई है, जो हमारी पार्टीशंस, जिस तरीके से हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जो है शुरू हुआ, तो वो तो 1857 से पहली हमारी जंग आज़ादी शुरू हो चुकी थी और बहादुर शाह जफ़र साहब उस जंग आज़ादी को लीड कर रहे थे। पूरे देश के जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, जो भी राजा महाराजा उस वक्त जो भी थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब लोग उनके बैनर के नीचे उस लड़ाई को लड़ रहे थे और ब्रिटिश रूल को बहादुर शाह जफ़र साहब ने लीड किया। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने सबसे ज़्यादा जो स्टिफ रेजिस्टेंस था वो मुस्लिम को फेस करना पड़ा और यही हुआ कि 1857 में चांदनी चौक से लेके और मेरठ तक शायद ही कोई दरख्त, कोई पेड़ बाकी था जिस पे लाश जो है लटकी हुई नहीं थी, लोगों को शहीद नहीं किया गया था, क्योंकि देश को आज़ाद करने से बड़ा मिशन उस वक्त कुछ नहीं। मगर जहन में जो है उस वक्त भी देश के नागरिकों के लिए यही था कि हम किसी तरीके से इस जो ब्रिटिश रूल को जो है ख़त्म करें और अपनी खुद मुख्तारी हम पूरी तरीके से एक डेमोक्रेसी स्थापित करें। फिर सरकार ने, उस वक्त ब्रिटिश रूल ने इस चीज़ को महसूस किया कि लोग जागरूक हो चुके हैं और जो आज़ादी की लड़ाई है वो हर सेक्शन में वो बढ़ती जा रही है। फिर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, सब लोगों ने जो है मिलकर इस चीज़ को और आगे बढ़ाया और इसका ये हुआ कि फिर ब्रिटिश रूल जो है बीच बीच में एग्रीमेंट की शक्ल में थोड़ी थोड़ी आज़ादी जो है देना शुरू किया, ताकि उनको एहसास रहे कि हाँ, हमें कुछ खुद मुख्तारी मिलती जा रही है। मगर देश के नागरिक जो है बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे, उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी। तो चंद्र बोस साहब ने जो है उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि भाई हमें जो है पूरी कंप्लीट आज़ादी चाहिए। तो उस तरीके से फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि जब एक संविधान लिखा जाता है तो जो पास ब्रेक किया जाता है और अपने फ्यूचर को फ्रेम किया जाता है कि हमारा देश किस तरफ जाएगा, क्या हमारे फ्यूचर के गोल होंगे, क्या विज़न है, उसको लेके जो है फिर संविधान बना। अब बाबा साहब को जो है संविधान कमेटी का जो ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें काफ़ी कमेटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस संविधान को बनाने में, मगर जो सबसे सुप्रीम कमेटी थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी और जिसके चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे। और आप देखिए कि उन्होंने संविधान जो है कितना खूबसूरत, पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। हमारे पड़ोसी मुल्क तो आज भी उस संविधान के आसपास नहीं है। उन्होंने उस वक्त भी 1946 से जो संविधान के लिखने की एक्सरसाइज शुरू हुई और जो कि 26 जनवरी 1950 में उस काम को पूरा किया गया। वैसे तो 1949 को 26 नवंबर को संविधान मुकम्मल हो गया था, मगर एनफोर्समेंट जो है इसका 26 जनवरी 1950 का शुरू हुआ। तो इतना उस वक्त भी उन्होंने इंश्योर किया कि सिर्फ डेमोक्रेसी ही रूल कर सकती है इस देश को। किसी दूसरे फॉर्मेट को उन्होंने टोटली निगेट किया।
इसीलिए आज तक भी कभी मिलिट्री ने हिम्मत नहीं करी कि हाँ देश को वो टेक ओवर कर ले। हमारे आसपास की कंट्री में आप देखते हैं कभी भी टेक ओवर हो जाता है, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट हो जाता है हमारे आसपास की कंट्रीज में। ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कभी रीराइट हुआ, ना कभी किसी भी जो पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है ये कोशिश की कि वो अपनी सीमा से आगे आके देश को देश के अंदर कोई डिस्टरबेंस पैदा कर दे। यानी कि अंडरस्टैंडिंग जो थी इतनी ब्रॉड है, क्योंकि प्रियम्बल को फ्रेम किया, प्रियम्बल में कहा कि इक्वलिटी है तो सबके लिए है, अपॉर्चुनिटी में भी है, अगर जस्टिस है तो सोशल इकोनॉमिक सब जस्टिस है, अगर उनको फ्रेटर्निटी है सब सारे सेक्शन के बीच में, तो इस चीज़ को उन्होंने पूरी तरीके से रखा। और फिर मौलिक अधिकार दिए, फिर मौलिक ड्यूटीज़ दी, और डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया, किस तरीके से पार्लियामेंट रन करेगी, किस तरीके से स्टेट के लेजिस्लेशन करेंगे, किस तरीके से फेडरल सिस्टम रहेगा, सेंट्रल किस तरीके से स्टेट को आज़ाद बनाएगा और उस पर उसके सुपरिटेंडेंस भी करेगा, इस चीज़ को भी उन्होंने ध्यान रखा। और जहाँ पर भी फेडरलिज्म मजबूत होता है वहाँ पर कोई भी एलिनेशन की या अलगाववाद की भूमिका नहीं आती है। अलगाववाद की, पार्टीशन की, इंडिपेंडेंस की स्टेट तभी कोशिश करते हैं जब फेडरलिज्म कमज़ोर पड़ता है। अगर सेंट्रल हर स्टेट के इंटरेस्ट का ध्यान रखे तो किसी स्टेट को इस तरह की फीलिंग का कभी भी सामना नहीं करना पड़ सकता। तो बाबा साहब ने उस चीज़ को भी उसी वक्त एंटिसिपेट किया कि हमने एक फेडरल सिस्टम रखना है ताकि सेंटर भी सबसर्विएंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, स्टेट भी सबसर्विएंट है। मतलब स्टेट जो है किसी सेंटर का गुलाम नहीं है, उसको भी सॉवरेंटी दी और सेंट्रल को भी सॉवरेंटी दी। तो ये एक डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है लोगों के और सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट है, किस तरीके से पूरा देश चलेगा उसका एक डॉक्यूमेंट है। और इसकी वैल्यूज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है हर नागरिक के लिए। अभी मौजूदा हालात में मिसअंडरस्टैंडिंग इस ताल्लुक से हो रही है कि जब धर्म की आज़ादी दी तो धर्म को फॉलो करने की भी आज़ादी दी, उसको प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट की दी, हर मज़हब को दी। अब अगर धार्मिक चीज़ों में कोई इंटरफेरेंस करता है तो ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जो वैल्यूज़ थी उसको प्रमोशंस के लिए अपहेल्ड करने के लिए भी कहा। तो अगर जो रेग्रेसिव पनिशमेंट वाले लॉ बनते हैं, जैसे एंटी कन्वर्जन लॉ आ रहे हैं, या एक डिटेन करने के बाद उसको राइट्स नहीं है कि वो किस लिए डिटेन किया गया, इस तरह के लॉ आ रहे हैं, या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के लॉ आ रहे हैं, या पीएमएलए के लॉ आ रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादातर पुलिस को अनलिमिटेड पावर दी जा रही है, तो ये भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। हमेशा संविधान का ये विजन नहीं रहा। संविधान ने हमेशा नागरिकों की आज़ादी को जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने उसको बढ़ाया है। तो आज के उसमें हम लोगों ने तय किया कि हम क्यों ना इसकी जागरूकता फैलाएं कि हर शख्स हर मज़हब की रिस्पेक्ट करे, हर शख्स हर एक का अधिकारों का रिस्पेक्ट करे। अगर देश में कोई भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज है, उसको हमने डिस्कार्ड करना चाहिए। हम अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं, अपने आसपास मोहल्लों से भी शुरू कर सकते हैं कि जहाँ भी कोई भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे जेंडर के बेस पे हो, चाहे रीजन के बेस पे हो, चाहे उसको जो है किसी कलर के बेस पर हो, पावर्टी, फाइनेंशियल स्टेटस पे, हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को हम लोगों ने डिस्करेज करना चाहिए। और यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि बाबा साहब के लिए है कि देश जो है डेमोक्रेसी को, रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करे, पीस और जस्टिस को प्रमोट करे। कोई भी शख्स कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करे। सबसे बड़ा जो ऑब्लिगेशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ है। कोई भी, अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है, सब लोग देश के लिए अपने आप को सबमिट करने के लिए है। देश मजबूत है, देश का प्रजातंत्र मजबूत है, इसीलिए उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। सबको बराबर का वोटिंग राइट दिया। अगर लोग वोटिंग राइट से कोई भी एक्सरसाइज की वजह से अगर वो डिप्राइव्ड हो रहे
तो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा एक वायलेशन हो रहा है। इसलिए एसआईआर में या किसी भी एक्सरसाइज में अगर किसी के वोटिंग राइट से वंचित कर दिया जाए तो ये उसका इतना बड़ा नुकसान है जिसका हम भरपाई नहीं कर सकेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत ही लिबरल तरीके से हमें अंडरस्टैंडिंग करना है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं जाना है। और देश के जो विजन है, जो बाबा साहब ने देखा है, ड्राफ्टिंग कमेटी के सभी लोग जो भी उस वक्त उन्होंने इसमें योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया इसको बनाने में, वो सब इस बात के मुस्तहिक हैं। और आई एम वेरी थैंकफुल टू माई टीम कि इतने शॉर्ट नोटिस पे सब लोग हेड ऑफिस आए। नेशनल ट्रेजरर हमारे तंजीम साहब और निज़ामुद्दीन कुरैशी साहब हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, और मशकूर अब्बास साहब हमारे नॉर्थ दिल्ली के प्रेसिडेंट, और आशिकीन कुरैशी साहब जो कि हमारे चांदनी चौक ज़िले के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और हमारे उमेर जो कि ऑफिस सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भी पूरे इस अरेंजमेंट में बहुत ज़्यादा कोशिश की। तो थैंक यू सो मच।